गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम करने वाले हैं वो करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। ये स्कीम जो है इसमें जो फर्स्ट स्कीम आती है वो आती है उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान। और ये किस लिए? रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में। रीजनल कनेक्टिविटी मतलब देश के अंदर जितनी भी एरिया हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी मतलब फ़्लाइट की कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें नए 4th राउंड में इसके कुछ 78 न्यू रूटेड ओपन होंगे। रूटेड मतलब कि जो ऑलरेडी ऑपरेटेड एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर उनके जो रूट्स हैं वो बढ़ाए जाएंगे और आम नागरिक को चांस मिल पाए। फैसिलिटी क्या है? एक तो रीजनल जो आपकी एयर कनेक्टिविटी उसको इम्प्रूव करना है, अफोर्डेबल बनाना है। मेन काम है सब आदमियों के लिए उपयोगी हो, सब आदमी उसका उपयोग कर पाएँ उस चीज़ के लिए। कंसेशन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों देंगी इसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को एयर ऑपरेट करने के लिए। और जो फाइनेंशियल जो फंडिंग होगी सपोर्ट किया जाएगा वो आपका वेबिलिटी गैप फंडिंग जो VGF जिसे बोलते हैं। इसमें कोई हिसाब होता है कि कुछ परसेंट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, कुछ आपका प्राइवेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है कुछ पैसा, और उसके बाद कुछ साल तक प्राइवेट गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है। जो एयरपोर्ट होता है वो अथॉरिटी को सबको ऑपरेट करती है, तब उसका पैसा पूरा हो जाता है, कुछ प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, ट्रांसफ़र बाद में गवर्नमेंट को कर दिया जाता है। ऐसे होती है ये चीज़ें। टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी, जो रीज़न ऐसे जहाँ पर रिमोट एरिया जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, एरोप्लेन की चीज़ें नहीं है, वहाँ पे उस एरिया अनसर्व जो रीज़न है या फिर कोई ऐसा रीज़न है जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी स्टार्ट किया जाएगा। अंडर सब वही है, फ़्लाइट इंक्रीज़ की जाएंगी, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है। मिनिस्ट्री का जो एम है कि ऑपरेशनलाइज करना है उसको 1000 रूट 100 एयरपोर्ट नेक्स्ट 5 ईयर में, यानी कि 1000 तो रूट बनाने हैं नए रूट और 100 एयरपोर्ट 5 साल के अंदर, जो इसका टारगेट है। अब इसमें क्या आता है साइलेंट, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो डेस्टिनेटेड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको दे देगा कोई और अथॉरिटी दे देगा, पर जो इसकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इसको इम्प्लीमेंट एजेंसी है जो कर रही है। की कंपोनेंट क्या है इसके अंदर की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 की जो अंदर कंपोनेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द स्कीम वुड ऑपरेशन फॉर ए पीरियड अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द स्कीम वर्जन 1.0। द यूनिक डिमांड क्या है इसमें? मार्केट बेस्ड मॉडल होंगे। देखो मार्केट बेस्ड मॉडल क्या होता है? जैसे मार्केट की डिमांड होती है ना, जिस एरिया में ज़्यादा डिमांड है एयरपोर्ट की, एरिया ज़्यादा कनेक्टिव करने हैं तो उसके हिसाब से एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे, उसी रीज़न को उस हिसाब से डेवलप किया जाएगा। तो ये कुछ होती है मार्केट ओरिएंटेशन बोल दो या मार्केट बेस्ड मॉडल बोल दो। जो एयर फेयर है मतलब कि जो एयर का किराया है वो भी कुछ ऐसा रखा जाएगा, कैप किया जाएगा कि आम आदमी उसमें जा सके। जो 1 घंटे का किराया है वो 2500 के आसपास रखा जाएगा, ऐसा टारगेट रखा गया है अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर के लिए, ठीक है ना। और फॉर द 30 मिनट ऑन हेलीकॉप्टर, ये दोनों के लिए है। अगर 500 किलोमीटर आप जाते हैं अप्रॉक्स, अगर 2.5 घंटे आर रख लो या 500 किलोमीटर रख लो, या फिर हेलीकॉप्टर से कहीं हेलीकॉप्टर रीजनल कनेक्टिविटी होती है, जैसे आप जो आपके हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हेलीकॉप्टर से करते हैं तो उनके लिए ऐसे रखा जाएगा। 30 मिनट आप हेलीकॉप्टर में जाते हैं तो उसका 2500 किराया, कि सब एक तरह से आम आदमी उसमें बैठ सके। अब एयरलाइन हैव टू प्रोवाइड 50% ऑफ सीट, जो एयरलाइंस होंगी वो 50% सीट मिनिमम 9 और मैक्सिमम 40 उड़ान सीट रखेगी। जैसे किसी एरोप्लेन में 100 सीट है तो कम से कम वो 50 अराउंड तो सीट रखेगी उड़ान वालों के लिए, जो इनके अंदर इतना पैसा दिया जाएगा। उसके बाद और अपने हिसाब से कर सकती है, और बिजनेस क्लास उनकी अलग अलग होती हैं। फॉर हेलीकॉप्टर 13 सीट मतलब लेस देन मतलब कि 13 सीट प्रोवाइडेड 100% RCS सीट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जाना है कितनी सीट कितनी किस हिसाब से, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है कहीं 50 बोल रहा है, कहीं मिनिमम 9 बोल रहा है, कहीं मैक्सिमम 40 बोल रहा है। तो आप एक अप्रॉक्स लगा सकते हैं, नियर अबाउट 50 सीट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर उड़ान स्कीम, ऐसे कुछ आप भी कर सकते हैं। सपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कंसेशन एंड द आपके वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर। सेंटर वुड शेयर 80%, देखो इसमें आ गया 80% चार्ज जो भी काम का होगा नियर अबाउट इतने परसेंट, या 20% जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगी, या फिर और तरीक़ों से वो शेयर किया जाएगा चीज़ों के लिए, वो अपने नहीं पढ़ना है। रीजनल कनेक्टिविटी फ़ंड बनाया गया है इसके लिए, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ानी है तो उसके लिए फ़ंड, स्पेशल फ़ंड इसके लिए बनाया गया है जिसमें आपको पैसा दिया जाएगा। जिसमें डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रेस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% जो पैसा उसको यूज़ करना है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री सिक्योरिटी, फ्री फायर सर्विसेज अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट में से, मेरे शहर में एयरपोर्ट है, मेरा शहर उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पे एयरपोर्ट है, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रदान करेगी, फ्री फायर सर्विसेज प्रदान करेगी, और भी यूटिलिटी छोटी छोटी चीज़ें वो प्रदान करेगी। और जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। एयरपोर्ट या हेलीपैड ऑपरेशन इन सब चीज़ के लिए, एयर ड्रोम बनाने के लिए नो लैंडिंग चार्ज,
पार्किंग चार्ज, कुछ ऐसे चार्ज नहीं लगाए जाएंगे जो एक्स्ट्रा चार्ज हो, क्योंकि नए नए एयरपोर्ट डेवलप किया हुआ है। अगर आप उस पर ज़्यादा चार्ज लगाते हो बर्डन बन जाता है, एक तरीके से लोग नहीं यूज़ करते हैं। इन द केस ऑफ एनी रिहेबिलिटेशन अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ऐसा भी होगा एयरपोर्ट पुराना हो, जैसे मेरे शहर में एक एयरपोर्ट है, मेरठ में एक एयरपोर्ट है, वो रिहेबिलिटेशन और अपग्रेडेशन करने के बाद उसे इसमें जोड़ा जाएगा। वो पहले से ही है पर वो एयरफोर्स यूज़ करती है मोस्टली, या फिर कोई VVIP यूज़ करते हैं, तो उसको रीजनल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, तो ऐसे उसका अपग्रेडेशन करना होगा रिक्वायर्ड टू एयरपोर्ट। तो उसके लिए भी ऑपरेशन फॉर RCS ऑपरेशंस ये सब किए जाएंगे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। ऑनरशिप इट नॉट चेंज हाउएवर, जो भी है स्टेट गवर्नमेंट की ऑनरशिप जिसमें है, ऑपरेट जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, तो ऐसा कुछ चेंज नहीं किया जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, जो आपको पॉइंट याद रखने हैं, पॉइंट यही याद रखना है कि किस चीज़ के लिए है, क्या इसका टारगेट है और किस अथॉरिटी के अंदर ये वर्क कर रहा है। ये अथॉरिटी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी से इम्प्लीमेंट कर रही है, ये पॉलिसी 2016 में आई थी उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, और जो फेयर और 2500 किलोमीटर के आसपास रखा जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें VGF फंड भी है, VGF फंड से भी इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल रीजनल कनेक्टिविटी फंड बनाया गया है और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों शेयर करेंगे। ये सब इसमें चीज़ें हैं। कुछ मिसलेनियस इनिशिएटिव हैं वो भी पढ़ लेते हैं, जैसे कृषि उड़ान स्कीम। अब आप जो उसके नाम होता है ना, नाम में जाए कृषि में खेती से उपयोगी चीज़ें हैं, तो खेती से होगा। ये 2020-21 बजट में बताया गया, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। स्कीम में क्या है कि जो किसान है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब कि उनके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, कुछ सामान ऐसा होता है बहुत जल्दी बेकार हो जाता है चीज़ों के लिए, तो उसे बहुत जल्दी सप्लाई करना होता है, मार्केट की तरफ पहुँचाना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है उसको, तो उसके लिए स्पेशल कुछ फ़्लाइट बनाई गई हैं जो कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेंगी चीज़ों को। और जो चीज़ लोग जो डेवलप कर रहे हैं अपने रीजन में, जो डोमेस्टिक चीज़ें हैं, डेडिकेट फ़्लाइट उन्हें दी जाएंगी। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मतलब फ्रॉम लिंगपुरी एयरपोर्ट मिज़ोरम टू कोलकाता एयरपोर्ट, ऐसे उन्होंने कनेक्टिविटी प्रदान की है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ना, देखो ऐसे आप नॉर्थ ईस्ट देखोगे, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला रीजन पूरा नॉर्थ ईस्ट है। अगर कनेक्टिविटी एक ही जगह से चिकन नेक से होकर निकलती है, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश और इधर ऊपर ये है, यहाँ से चिकन नेक, इतना लंबा यहाँ पे आना होगा आपको, तो इतना लंबा घूमने आना होगा त्रिपुरा से। अगर देखो बांग्लादेश से फ़्लाइट उड़ के आएगी, मतलब त्रिपुरा से उतरी, बांग्लादेश के ऊपर को निकलते हुए आई और इधर आ गई, तो कितना छोटा पड़ेगा इस कंपेयर टू इतने घूम। तो ये है, तो ऐसी कनेक्टिविटी बनाई गई है मिज़ोरम से लेके मतलब कोलकाता एयरपोर्ट तक लाने के लिए, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं वो सप्लाई हो पाएँ, अच्छे से चीज़ें बढ़ पाएँ। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कृषि उड़ान जो स्कीम है, ये स्कीम है इंटेंडेड फार्मर ट्रांसपोर्ट, जो उनकी चीज़ें हैं मतलब फिशेबल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, वो आराम से नॉर्थ ईस्ट रीजन जो ट्राइबल एरिया है उससे वो अदर रीजन भारत के वो चीज़ को सर्व कर पाएँ, भेज पाएँ। तो ये इस स्कीम के अंदर है। हमारी यहाँ पे स्कीम ख़त्म हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वाली स्कीम ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट मिनिस्ट्री जो स्टार्ट होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखते हैं इसकी कितनी स्कीम है, अभी कवर कर सकते हैं। हाँ, अभी इसे कवर कर सकते हैं। एक स्कीम तो पढ़ ही लेते हैं ऊपर वाली, इसमें आती है प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम, इसे PLI बोलते हैं। बहुत बार आप न्यूज़ में इस स्कीम के बारे में पढ़ते होंगे। PLI इस एक ही चीज़ के नहीं, एक तरह से क्या है कि कोई भी चीज़ आप प्रोडक्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है, तो उसके लिए आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट इंक्रेज करती है कि इस चीज़ को आप प्रोड्यूस करो। तो उस चीज़ के लिए वाइट गुड्स, किस चीज़ के लिए ये इंसेंटिव किस में नहीं मिलेगा? वाइट गुड, एयर कंडीशनर जो होते हैं, जो LED लाइट होती है, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ये और भी चीज़ों के लिए है। ये आप पढ़ोगे जब कभी हेल्थ मिनिस्ट्री की पढ़ोगे, उसमें जो आपको दवाई डेवलप करनी है, बहुत सारी के लिए इंसेंटिव स्कीम है, तो इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स की, तो इसमें किसको दिया जा रहा है? एयर कंडीशनर बनाओगे अगर आप, जो LED लाइट डेवलप करोगे, उन मैन्युफैक्चर जो होंगे उनको दिया जाएगा। तो इसके क्या है? बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट करने के लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट आ पाए वाइट गुड्स में, जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन है, रिमूव कर पाए सेक्टोरियल जो भी खामियां हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, क्रिएटिंग द इकोनॉमी स्केल। मतलब क्या करना है? प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना है, ताकि एक्सपोर्ट भी बढ़ पाए और जो प्रॉब्लम है, डिफॉर्मलिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं हमारे उस सेक्टर के अंदर, वो कम हो जाए। तो गवर्नमेंट कुछ आपको चीज़ें देगी। स्कीम के अंडर क्या? इम्प्लीमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका पहले DIPP नाम होता था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ये होता था, बाद में इसका नाम चेंज करके DPIIT कर दिया गया।
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। इसका काम ही क्या होता है, प्रमोट करना, चीज़ों को, इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इंटरनल ट्रेड को बढ़ाना। तो इसको ये देखेगा। इम्प्लीमेंट जो स्कीम की जाएगी 2021-22 से 2028-29 तक की जाएगी। बजटरी, इसे बजटरी सपोर्ट भी दी गई है इतनी। सपोर्ट अंडर द स्कीम विल प्रोवाइड द कंपनीज, कंपनी को प्रोवाइड करेगी, मैन्युफैक्चर जो है उन्हें एयर कंडीशन जो LED बनाएंगे उनको सपोर्ट प्रदान करेगी। अब इंसेंटिव कैसा दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंसेंटिव प्रोवाइड करने की स्कीम है। 4% to 6% ऑन द इंक्रीमेंटल स्केल। जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट करोगे ना चीज़ों का, जैसे जैसे बढ़ाओगे तो उस पर आपको 4 to 6% इंक्रीमेंटल स्केल पे दिया जाएगा, नेट ऑफ द टैक्स। जो आप टैक्स वैक्स पे कर रहे हो उसमें थोड़ी छूट वूट और भी सब चीज़ें दी जाएंगी। एलिजिबल कौन है, वो कंपनियां जो 5 साल से, सब्सिक्वेंटली बेस ईयर जो है उनका 1 ईयर द गेस्टेशन पीरियड, मतलब 5-6 साल से वो काम कर रही हैं। इतना याद मत रखो, बस ये बहुत याद रखना, 4 to 6% इंक्रीमेंटल स्केल पे दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी कैसे देखी जाएगी, इंसेंटिव अंडर स्कीम शैल बी प्रोवाइडेड टू द कंपनी मेक ब्राउन फील्ड और ए ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट फॉर ए मैन्युफैक्चर टारगेटिंग सेगमेंट इन इंडिया। अब क्या है, किन को दिया जाएगा, कुछ ब्राउन फील्ड की इंडस्ट्री हो, कुछ ग्रीन फील्ड की इंडस्ट्री हो। ब्राउन और ग्रीन क्या होता है, कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जो ऑलरेडी चल रहा हो, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा हो कि नया स्टैब्लिश हुआ हो, तो उसे ग्रीन फील्ड बोलते हैं, उनको सेगमेंट को दिया जाएगा। जो भी कंपनी होंगी सब्जेक्टेड टू मीटिंग द प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टारगेटेड सेगमेंट। कुछ क्राइटेरिया रखा है, ऐसे थोड़ी पैसा दे देंगे आपको। आप कंपनी बना ली, आपने 2 लाइट बना रहे हो दिन में, ऐसे थोड़ी, कुछ क्राइटेरिया है। अगर आप भी चाहते हैं तो इंक्रीमेंटल आप करना चाहते हैं तो उसमें छूट दी जाएगी। फिर उसमें क्या दिया जाएगा, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, आपके इंक्रीमेंटल सेल भी हो पाए, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें दिया जाएगा। जो बेस ईयर रखा है इन्होंने वो रखा है 2019-20 के हिसाब से, मतलब ये रखा है 2019-20 में आपकी सेल 10 बल्ब की थी बनाने की, आपने बढ़ा के 20 कर दिए तो 10 आपने फालतू बनाने स्टार्ट कर दिए, तो उसके हिसाब से दिया जाएगा ना। 10 फालतू बना रहे हो तो उस 10 जो फालतू बनाए आपने उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंटल दिया जाएगा। फिर अगले साल आप 30 बना रहे हो तो 30 में 20 बढ़ गए आपके, तो उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो एक बेस ईयर इन्होंने फिक्स किया है। फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट बिल भी 2021-22 में होगा, क्योंकि ये द फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंटल सेल 2022, मतलब ऐसे ऐसे दिया जाएगा। बस आपको एक ओवरऑल चीज़ याद रखनी है, एक तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एक तरह से आपको एक्सपोर्टिंग भी बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कम करना है आपको। जैसे आप अपना इंक्रीमेंटल सेल बढ़ाओगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये दोनों के लिए है, ब्राउन फील्ड और ग्राउंड फील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों के लिए है। इसकी कुछ क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। जो इसका बेस ईयर है 2019-20 रखा गया है, और 2020-21 बजट में इसको अनाउंस किया गया था, द स्कीम फंडिंग लिमिटेड, ठीक है ना। इवन इन द केस ऑफ ओवर अचीवमेंट टोटल पे आउट, जो आपके इंसेंटिव्स है वुड बी कैप अमाउंट टू प्रोडक्ट कैबिनेट। मतलब ये है कि आपने, अगर आप इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है तो उसको देखते हुए आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, आप ज़्यादा करने लगे, तो वो एक कैपिंग है कि हाँ इतने तक आपको करना है, इससे फालतू करोगे तो उसमें इंसेंटिव नहीं देगा, गवर्नमेंट ने ला के छोड़ देगी एक जगह आपको। एम्पावर जो ग्रुप है वो सेक्रेटरीट है, चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, मॉनिटरिंग करेगा इस चीज़ को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। इसके लिए एम्पावर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी बनाया गया है। जो चेयर कौन करता है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी करता है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी या तो इस मिनिस्ट्री का भी हो सकता है या फिर PMO का भी हो सकता है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो चेयर चीज़ों को देखेगा, PIL स्कीम को, तो ये सारी इसमें चीज़ें इसके अंदर हैं। दूसरी जो आती है वो आती है स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम। देखो जिस पे ये स्टार मार्क है ना, जिस पे ये स्टार मार्क है और जिस पे एक हैश आता है, तो उसमें अंतर होता है। वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, फिर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती है। तो ये स्टार मार्क है तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो आपको ये याद रखना है। और जिस पे हैश आएगा वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। अगर इसका अंतर जानना है, इसी प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर की वीडियो मैंने पूरा अंतर एक्सप्लेन किया है, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये प्रोवाइड करना है कि स्टार्टअप जो भी आप करोगे, फाइनेंस असिस्टेंट, जो नए नए स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ तो स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उनका असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। बहुत सारी चीज़ें, प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फाइटो टाइप होना चाहिए, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री, कॉमर्शियल एक्शन, ये सब चीज़ों में आपको क्या करेगी गवर्नमेंट, एक तरह से आपको कुछ पैसे प्रदान करेगी, इन्वेस्टमेंट की हेल्प करेगी, क्या क्या आपको करना है। इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर ला के देगी। एंजल इन्वेस्टर कौन होते हैं, अगर उन्हें आपका बिजनेस अच्छा लगा, आपका कोई भी चीज़ आपने डेवलप की अच्छा लगा, तो वो उसमें इन्वेस्ट करने आते हैं। जैसे टाटा ने इन्वेस्ट करेगा किसी भी, ओला में इन्वेस्ट करेगा या फिर जोमेटो में इन्वेस्ट करेगा, छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं टाटा या रिलायंस अंबानी है, तो उन्हें एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो छोटे छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो फिर उनको कॉमर्शियल लोन बैंक देगा, उनको कॉमर्शियल बैंक भी लोन देते हैं, तो सब चीज़ों में हेल्प की जाएगी।
उसके बाद जो एलिजिबिलिटी है स्टार्टअप की वो कैसे देखेंगे, एवरी DPIIT जो मैंने ऊपर बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री एंड इंटर ट्रेड वाला बताया था, वो डिपार्टमेंट रीऑर्गेनाइजेस स्टार्टअप हु मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया है, इट मस्ट नॉट मोर देन 2 ईयर ओल्ड, 2 साल से पुराना नहीं। स्टार्टअप है, ये थोड़ी 10 साल पुराना स्टार्टअप होगा, 10 साल हो गए, 2 साल पुराना कोई हो, उससे ज़्यादा पुराना ना हो। मस्ट नॉट रिसीव मोर देन 10 लाख ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, अभी तक उसने ऐसी कोई मॉनेटरी सपोर्ट किसी से उसको मिली ना हो 10 लाख तक की, फ्रॉम द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। मैंने कोई स्टार्टअप किया, 2 साल पुराना नहीं है, ना ही मुझे 10 लाख की किसी से सपोर्ट मिली सेंट्रल स्टेट से अब तक, तो उसमें ये सब चीज़ देखी जाएंगी। एक्सपेक्टेड टू बी बिजनेस आइडिया, आपका आइडिया कैसा है, आपका आइडिया आप कैसे लेकर आए, मार्केट फिट बैठता है, कॉमर्शलाइज है, आपका आइडिया भी तो चेक किएगा। आप कुछ भी उठा के लिया है कि 2 साल पुराना नहीं है, इन्वेस्टमेंट किसी ने किया नहीं है अभी तक, पैसा दे दो, ऐसे थोड़ी। आपका आइडिया कैसे है, मार्केट में फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, वो सब चीज़। प्रेफरेंस दिया जाएगा स्टार्टअप जो सेक्टर्स होंगे, लाइक सोशल इम्पैक्ट, कोई चेंज कर रहा है आपका स्टार्टअप, जैसे मैं कोई पानी फाउंडेशन में कुछ ऐसे स्टार्ट करूँ, सोशल चेंज कर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट का कोई स्टार्टअप है, अभी एक लड़का IIT का है, उसकी बताता हूँ उसने क्या किया है, जितना भी गार्बेज इकट्ठा होता है उसको इकट्ठा करते हैं और वो ख़रीदते हैं, जो आपके जो बैगर्स होते हैं या फिर ये कबाड़ी वाले होते हैं, उनसे वो ख़रीदते हैं, उसे सेग्रेट करते हैं अलग अलग। उसको करने के बाद जो रीयूज़ किया जाता है उसे रीयूज़ करते हैं, उसे डिस्कम्पोज करके वो खाद बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। इवन उनका जो टर्नओवर है गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, उनका जो टर्नओवर है करोड़ों में है इस टाइम। अभी मैं बता रहा हूँ बस इतने ही काम से 3 IITians हैं, तो थोड़ा मैं उन्होंने स्टार्टअप किया। तो ये ऐसे कुछ स्टार्टअप होते हैं, जैसे वाटर मैनेजमेंट का, वेस्ट मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, छोटे छोटे ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, पैसा देते हैं लोगों को, एजुकेशन में आप काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर में, इन सब चीज़ों के लिए, फूड सेक्टर में, तो ये कुछ है। अब एलिजिबिलिटी फॉर द आपका इंक्यूबेटर्स, इसमें इंक्यूबेटर्स जो होंगे कि मस्ट बी लीगल एंटिटी, जो सोसाइटी, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्रेटरी बॉडी आपको रजिस्टर्ड है होने चाहिए। ऑपरेशन फॉर द एटलीस्ट 2 ईयर on the date of application, it must be facility at the seat at least 25 individual, it must have at least 5 startup undergoing incubators physically and the date of application, ये सब इसमें बताया गया है। अब सेलिंग फीचर्स क्या है, वही है सारे आपको। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, जिसमें क्या दिया गया था, इसमें इसके लिए स्कीम भी अनाउंस की गई थी ये स्कीम अनाउंस की गई थी प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हुई थी। इसमें 945 करोड़ रुपए सीड फंडिंग विल बी डिस्ब्यूस एलिजिबल, जो एलिजिबल स्टार्टअप थे इसके अकॉर्डिंग उनको पैसा दिया गया था 2021 और 25 के लिए थ्रू द एलिजिबल इनक्यूबेटर्स। एक्सेप्ट जो एक्सपर्ट्स थे, एडवाइजरी कमेटी है इसके अंदर, विल बी कॉन्स्टिट्यूट बाय द डिपार्टमेंट, जो देखेगा ये डिपार्टमेंट, वो मॉनिटरिंग करेगी स्कीम को, सारी चीज़ों को वो चेक करेगी। स्टार्टअप कैन बी अवेल अप टू 70 लाख, वो 70 लाख तक ले सकते हैं, अप टू 20 लाख ग्रांट फॉर द, मतलब कि जो वैलिडेशन, जो प्रूफ होता है कॉन्सेप्ट का, आपका प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ट्रायल, मतलब 20% 20 लाख रुपए आप ले सकते हैं, ग्रांट मिल सकती है आपको, अगर आपके प्रूफ है कॉन्सेप्ट कैसा आपका कॉन्सेप्ट है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। बाकी ये 25 लाख इन्वेस्टमेंट, मार्केट एंटिटी, कॉमर्शलाइजेशन, स्केलिंग थ्रू द कन्वर्टेबल डिवेंचर, डिबेट एंड ये सब चीज़ आप कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। ये जो आपके डेप्थ होते हैं, ये सब चीज़ों का डेप्थ लिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इन सब चीज़ों से आप 50 लाख ले सकते हैं। जो इंक्यूबेटर वुड गेट 5 करोड़ एज ए ग्रांट, जो इंक्यूबेटर हैं, ठीक है ना, वुड गेट 5 करोड़ एज ए ग्रांट, उन्हें 5 करोड़ तक का मिल सकता है। इंक्यूबेटर की डेफिनेशन इसमें दी है कैसे कैसे होने चाहिए। द ग्रांट विल बी यूटिलाइज फुल्ली बाय द इंक्यूबेटर विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, उन्हें उसे ख़त्म भी करना है, ये नहीं बचा के रखेंगे उस पता नहीं क्या कर रहे हैं। इफ़ द इंक्यूबेटर इज़ नॉट यूटिलाइज एटलीस्ट 50% ऑफ द कमिटमेंट विद इन द 2 ईयर्स, द इंक्यूबेटर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर, जो आगे का उसे मिलेगा वो नहीं मिल सकता। नोट एक चीज़ और है इसमें, इंडिया इज़ द होम ऑफ वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम विच हेल्प इंडिया को, देखो कितनी चीज़ों में, वर्ल्ड का 3रा स्टार्टअप सिस्टम है वहाँ इंडिया। तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, एंजल इन्वेस्टर्स आएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्टिंग ओरिएंटेशन बढ़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे लोगों के अंदर, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि लेबर चाहिए तो उसकी स्किल भी डेवलपमेंट किया जाएगा, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तभी तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम चलाई है, तो इस चीज़ के लिए ये स्कीम चलाई है स्टार्टअप इंडिया। देखो ये आ गई स्टार्टअप इंडिया, ये आ गई, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो हो जाएगी फिर लंबी, क्योंकि ये लंबी स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, फिर मेक इन इंडिया,
तो हम यहीं पे विराम देते हैं अपनी वाणी को, ये पढ़ेंगे अगली वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। और हमारा एक इनिशिएटिव भी है जिसमें डेली बेसिस पे हिंदू की PDF उसके नोट्स होते हैं। फिर आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नोट्स एक बार पढ़ लोगे, आप जाके देख लेना हिंदू की प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे ग्रुप का लिंक है टेलीग्राम पे, वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें।